नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट की हमारी सीरीज चल रही थी और इसमें कई सारे मॉक टेस्ट पहले दिए जा चुके हैं, उन्हें भी आप देख लीजिएगा। वीडियो के माध्यम से आप बढ़िया रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ जो मॉक टेस्ट है इसमें टोटल 50 MCQs है, सेक्शन वाइज है। इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम कवर करने वाले हैं। यहाँ जो हम टॉपिक लेकर चलेंगे 50 प्रश्नों में वो इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का होगा। तो शुरू करते हैं। बेहतर रिवीजन आप कर सकते हैं, अपनी कमियों का अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये जो प्रश्न है ये सोशल सर्विस लीग के बारे में पूछा गया है। इसमें 3 कथन है। कहा जा रहा है कि सोशल सर्विस लीग जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी बंबई में, मतलब इसकी इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे होती है, इसकी फाउंडेशन रखी जाती है बंबई में। इसके बाद आप देखें दूसरा स्टेटमेंट आपको बता रहा है कि इसकी जो फाउंडेशन है वो 1911 यानी 1911 में की गई थी। और आप देखें यहाँ पे सोशल सर्विस लीग की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम भी दिया है, तो वो नारायण मल्हार जोशी थे। आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। ये जो 3 स्टेटमेंट है कौन सा कथन सही है उसकी तलाश आपको करनी है। नीचे विकल्प दिखाई दे रहा है और इसका जो सही उत्तर है वो इसमें डी वाला हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही है, इसमें कुछ भी गलती नहीं। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कितने सदस्य थे। जब इसकी स्थापना होती है तो उस समय इसमें मेंबर जो थे उनकी संख्या आपको बतानी है। तो 84 सदस्य थे, 76 सदस्य थे, 72 थे या फिर 82 थे। संख्या आपको सिर्फ देखनी है। तो 72 सदस्य थे उस समय, ठीक है। ये एक नपातुला यहाँ नंबर आप देख रहे हैं। और बाकी इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप जानते ही हैं कि 1885 में इसे इस्टेब्लिश किया जाता है और बंबई में इसकी स्थापना होती है। और जो पहला अधिवेशन होता है उसमें अध्यक्ष होते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये सब है। और संस्थापक इसके वही ऑक्टेवियन ह्यूम थे, A.O. ह्यूम जिन्हें आप कहते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ आगे ही एक बड़ा सा ब्लैंक स्पेस है, हिंदी वाले में और अंग्रेजी वाले में लास्ट में दिया है। कुल मिलाकर ये पूछा जा रहा है कि कौन से व्यक्ति का ऐसा सजेशन था कि भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है उसका नाम बदल दिया जाए और नाम बदल कर क्या कर दिया जाए, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो बताइए ये किसने कहा था, मतलब किसके द्वारा ये सुझाव दिया गया था। यहाँ नीचे जो नाम दिए हुए हैं उन्हें आप देख रहे हैं। और ये जो तीसरा प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर इसमें बी वाला हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी का ये सुझाव था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस पार्टी का नाम होना चाहिए। अंग्रेजों ने इसे जो उदारवादी पक्ष था या उच्च तबका था उसे अपने साथ मिलाने के लिए स्थापित करवाया था। अंग्रेजों की सहमति से ये स्थापित होती है, उनकी इच्छा से, और बाद में ये खुद अंग्रेजों की जड़ खोदने में लग जाती है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया कि विषय निर्धारणी समिति, ये समिति का नाम है, ठीक है, कमेटी है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन से अधिवेशन से यानी कौन वाले सेशन से कनेक्टेड है, संबंधित है, आप बताइए। ये तीसरा वाला सेशन था, दूसरा वाला था, चौथा था कि 5वां था। विषय निर्धारणी समिति, विषयों का निर्धारण करने वाली समिति। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए वाला हो जाएगा। ये तीसरा वाला अधिवेशन था और तीसरा अधिवेशन कब होता है, 1887 में होता है, ठीक है, 1887 में होता है। मद्रास में इसका आयोजन किया जाता है और अध्यक्ष कौन थे, ये सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो चलिए ये हमने देखा। और ये तीसरा पहला सम्मेलन, मतलब तीसरे अधिवेशन का पहला सम्मेलन था जिसमें कि कार्य प्रतिनिधियों की एक समिति के हाथ में सौंप दिया जाता है। कुल मिलाकर विषयों का निर्धारण करने के लिए ये समिति जो है ये बनाई जाती है। इसके बाद 5वें नंबर के प्रश्न को देखें। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक जो है यानी वुमेन ग्रेजुएट, ये कौन है इसमें से आपको बताना है, जिन्होंने कि 1890 में कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। उस समय महिलाओं की भागीदारी पॉलिटिक्स में कमी होती थी, तो ये राजनीति में हिस्सा लेना ये बड़ी घटना देखी जाती थी। तो किसके द्वारा ये पहल की गई थी, इसमें आप नाम देखें तो चंद्रमुखी बोस का भी नाम है और गोपाल राव जोशी, आनंदीबाई हैं असल में, ठीक है, और कादम्बिनी गांगुली भी हैं। बताइए। तो 5th क्वेश्चन को आप देख रहे हैं और करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये कादम्बिनी गांगुली थी। 1890 का ये समय था, हो सकता है समय भी पूछ लिया जाए लेकिन यहाँ नाम महत्वपूर्ण है। और ये पहली फीमेल ग्रेजुएट थी और कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने उपाधि ग्रहण की थी। कांग्रेस के अधिवेशन को ये संबोधित करती है। और आप देखें कि महिलाओं की शिक्षा उस समय बहुत बुरी स्थिति में थी, तो स्नातक तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। इसके बाद 6वें नंबर के प्रश्न को देखें। और वैसे भी बंगाल जो है वो पढ़े लिखों का केंद्र हो गया था और ज़्यादा पढ़े लिखे और जागरूक लोग वहीं पर रहा करते थे।
एक समय ऐसा आया। तो जब बंगाल में इतने ज़्यादा जागरूक लोग रहने लगे तो क्रांतिकारी गतिविधियां भी वहाँ बड़े पैमाने पर होती थी, तो अंग्रेज़ों को वो परेशान करती थी। अच्छा, आप देखें 1887 की बात की जा रही है। यहाँ गलत विकल्प का आपको इस प्रश्न में 6वें वाले में चयन करना है। 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की जाती है। ठीक है, ये इंडियन रिफॉर्म कमेटी जो है ये इस्टेब्लिश की जाती है। इंडियन एजेंसी की इस्टेब्लिशमेंट की जाती है और वो समय था 1888 का, 1888 का। और 1889 यानी 1889 में गठित होती है ब्रिटिश कमेटी और 1890 में इंडियन नाम का एक मासिक जो पत्र है वो निकाला जाता है, मासिक पत्रिका निकाली जाती है। अब आप ये बताएं कि इसमें से गलत इन्फॉर्मेशन कौन सी है। ये 6वां प्रश्न आप देख रहे हैं और इसका जो सही उत्तर है वो इसमें डी हो जाएगा। देखें डी को हमने क्यों चुन लिया, क्योंकि कुछ भी गलत नहीं है, जितनी सूचनाएं हैं वो सभी सही हैं। और दादा भाई नौरोजी ने विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में जो इंडियन एजेंसी है उसको इस्टेब्लिश किया था, ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। 7वां क्वेश्चन, 7 अगस्त 1905 की बात है और इस समय कौन सा स्थान था जहाँ पे टाउन हॉल जो वहाँ का था, उस जगह का, वहाँ स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है। अब बताइए इसमें से कौन सी जगह थी, नागपुर था, कलकत्ता था, या फिर लखनऊ और बम्बई का भी नाम दे रखा है। वैसे इसमें ये कलकत्ता का टाउन हॉल था और इसमें आप देखें तो जो बी वाला ऑप्शन है हमारा सही होता है। ठीक है, कलकत्ता के टाउन हॉल में ये घोषणा की जाती है कि स्वदेशी आंदोलन अब लॉन्च होगा। इसके बाद अगले को देखते हैं। 7वें प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि ये किसका सजेशन था कि 16 अक्टूबर 1905 का जो दिन था पूरे बंगाल में राखी दिवस के तौर पे मनाया गया, राखी डे के तौर पे, भाईचारा बढ़ाने के लिए, क्योंकि बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने कर दिया अंत में, लाख प्रयास करने के बावजूद। मतलब भारतीय तबका जो उदारवादी थे वो दावा कर रहे थे कि हम अनुनय विनय करेंगे तो वो मान जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, अंग्रेज उसे तोड़ देते हैं और पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, तो सांप्रदायिक दरार तो पड़ी जाती है। अब उसको एकजुट करने का प्रयास ये क्रांतिकारी और जो समाज सेवी और उस समय के सुधारवादी लोग थे वो कर रहे थे, तो उन्होंने राखी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। तो ये किसका सुझाव था आप बताइए, 16 अक्टूबर 1905 की तारीख। इसमें कुछ महान व्यक्तियों के नाम दिए हैं और आप देखें कि ये जो सुझाव था ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था और ये कर्जन का समय था, लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय था। 7 अगस्त विभाजन के विरोध में आंदोलन शुरू होता है। हाँ, 1911 में विभाजन रद्द तो हो जाता है तीसरे दिल्ली दरबार में, लेकिन वो नाम मात्र का विभाजन रद्द होता है, बंगाल के टुकड़े तो हो ही जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9। और न सिर्फ बंगाल के टुकड़े होते हैं बल्कि भारत के विभाजन की नींव भी वहीं पड़ जाती है। अब आप देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले 8 नवंबर और सन कौन सा था, कौन से सन में ये रंगपुर नेशनल स्कूल जो है वो स्थापित होता है। रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना कौन से समय होती है बताइए। 1903 का समय है, 1904 का समय है, 5 और 6 भी दिया है। ये देखिए राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में खोला जाता है और करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, इसमें आप देखिए सी वाला ऑप्शन सही होगा। 1905 में इसकी स्थापना होती है। बंग भंग के समय बहुत सारी संवेदनशील घटनाएं होती हैं और बंगाल नेशनल कॉलेज को अगर आप देखें ना तो वो 14 अगस्त 1906 को खोला जाता है, उसकी जो तारीख है वो 1906 की थी, वो बाद वाला है। ठीक है, लेकिन ये रंगपुर नेशनल स्कूल जो है ये 8 नवंबर 1905 को खोला जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10। अब यहाँ देखिए नाम लिया और हाजिर हो गया। बंगाल नेशनल कॉलेज अभी चर्चा की थी, 14 अगस्त 1906 को स्थापित हुआ था। ठीक है, यहाँ ऐसा दिया है। और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होती है 15 अगस्त 1906 को, सदगुरुदास बनर्जी के द्वारा इसे स्टैब्लिश किया जाता है। आप ये बताइए कि इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है। 2 ही स्टेटमेंट है, आपको सिर्फ इसमें से जो गलत है वो पहचानना है। अब ये जो 10वां क्वेश्चन है इसमें आप देखें कि कोई भी गलत नहीं है, दोनों ही जानकारियां जो वो सही दी हुई है और इसलिए हम डी वाले विकल्प का चयन करते हैं कि इसमें से कुछ भी गलत नहीं है। 11वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें से किसने अनुशीलन समिति के नाम का सुझाव दिया था। अनुशीलन समिति का सुझाव मतलब उसके नाम का सुझाव किसने दिया था। यहाँ वारिंद्र घोष का नाम है, भूपेंद्र दत्त भी है, नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य का भी नाम है और नीचे वाला विकल्प तो आप देख ही रहे हैं। तो अब ये बताइए, सीधा सीधा इसमें नाम पूछ लिया है और करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के द्वारा ये सुझाव दिया गया था। ठीक है, और इसमें से आप सी वाले विकल्प को चुन लीजिए। ठीक, अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में होती है, कलकत्ता में होती है। वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के सहयोग से कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया जाता है। प्रमुख उद्देश्य क्या था इसका, बड़ा हिंसक उद्देश्य था, खून के बदले खून। ठीक है, मतलब खून के बदले खून, ये जो उद्देश्य है ये हिंसक तो है ही है। और साथ में आप देखें कि नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य, जिन्हें कि मानवेंद्रनाथ राय भी कहा जाता था, इन्हीं का दूसरा नाम है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इन्होंने ये नाम सुझाया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। नासिक षड्यंत्र केस जो है इसमें आपको ये बताना है कि आजीवन कारावास की सजा किसको सुनाई गई थी।
आजीवन कारावास की सजा इसमें से किसको इस केस के चलते सुनाई गई थी? अब यहाँ पे अनंत लक्ष्मण कान्हेरे का नाम है, कृष्ण जी गोपाल कर्वे हैं और साथ में इसमें विनायक देश पांडे भी हैं, वीडी सावरकर तो है ही है। अब देखकर बताइए। तो 12वां प्रश्न और करेक्ट आंसर इसका डी होगा। ये विनायक दामोदर सावरकर थे और नासिक षड्यंत्र केस का जो समय है वो 1909 का है। यहाँ पे डी वाले विकल्प को आप चुन लेंगे। ठीक, इसमें जितने भी लोगों के नाम आप देख रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं मामले से जुड़े हुए हैं। जैसे 21 दिसंबर 1909 को ये पूरा कांड होता है और नासिक का जो जिला मजिस्ट्रेट था जैक्सन, उसको अनंत लक्ष्मण कन्हेरे थे, इन्होंने गोली मार दी, गोली मार के खत्म कर दिया। और जैक्सन हत्याकांड में कन्हेरे, कृष्णजी गोपाल कर्वे और विनायक देश पांडे, इन लोगों को फांसी की सजा दे दी गई। तो ये लोग जो है ना वो जैक्सन के हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। बाकी विनायक दामोदर सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो ये पूरा मामला था। इसमें से कुल मिलाकर ये पूछा गया है कि आजीवन कारावास की सजा किसको सुनाई गई, तो वो आपने चुन लिया। प्रश्न संख्या 13 को देखिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो लगातार कांग्रेस के 2 अधिवेशनों में बहुत ही प्रचंड बहुमत और बहुत ही प्रबल समर्थन के साथ विजयी होते हैं अध्यक्ष के पद के लिए, और लोगों का समर्थन उनके साथ रहता है, लोकप्रियता उनकी बहुत ज़्यादा रहती है। तो अंत में गांधी जी के साथ उनका प्रबल मतभेद होता है और उनका इस्तीफा हो जाता है 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के बाद। तो बताएं कि कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया गया था। अब यहाँ पर अगर आपको आयोग कंफ्यूज करना चाहेगा तो पट्टाभी सीतारमैया का भी नाम देगा, और कुछ लोग जिन्हें फैक्ट उतने अच्छे से रिवाइज नहीं किया गया होगा उनके द्वारा, तो वो ये सोच सकते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया इनके अपोजिशन में थे, तो हो सकता है कि इनके हटते ही गांधी जी ने उन्हें बैठा दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोनों लोगों में से कोई नहीं बनता है, यहाँ तीसरा आदमी बनता है। और नीचे जो विकल्प दिए हैं उन्हें आप देखिए, बताइए इसमें से कौन अध्यक्ष बनता है इनके इस्तीफे के बाद। तो 13वां क्वेश्चन जो है उसे आप देखें और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा। राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं उसके बाद अध्यक्ष बनते हैं और वो अध्यक्षता करके अधिवेशन को संपन्न कराते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के कैंडिडेट रहते हैं पट्टाभी सीतारमैया, और गांधी जी को पूरी उम्मीद रहती है कि उनके व्यक्तित्व और उनकी छवि के आधार पर इन्हें भी चुन लिया जाएगा। लेकिन नेताजी का जो तेजस्वी व्यक्तित्व रहता है उसके सामने सीतारमैया टिक नहीं पाते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि कौन सा ये इंडियन काउंसिल एक्ट था, भारतीय परिषद अधिनियम, जिसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो थी, इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम, उसको लॉन्च किया गया था, उसको शुरू किया गया था। तो इसमें जो काउंसिल एक्ट है सभी लगभग दे रखे हैं। जैसे आप देखें ये 1892 का है, 61 का है, 1909 और 1919 का भारत सरकार अधिनियम भी दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर ये 14वां प्रश्न और करेक्ट आंसर इसका ऊपर ही दिया है। 1892 में शुरू किया गया था। शुरुआत की बात पूछी जा रही है ना, सुधार तो कई बार होता है, ठीक है। तो इसमें शुरुआत की जाती है जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन है उसकी 1892 वाले इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि किस वायसराय ने ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम की ओर से घोषणा की थी कि बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है, बंग को रद्द कर दिया जाएगा और भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभी तक कलकत्ता थी और इसके बाद वो दिल्ली चली जाएगी। तो ये कौन से वायसराय के द्वारा की जाती है, मतलब घोषणा किस वायसराय के द्वारा की जाती है? तो ये चेम्सफोर्ड था, हार्डिंग सेकंड था, मिंटो सेकंड था। इसमें से किसका नाम आप चुनेंगे? क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ये हार्डिंग द्वितीय का काम है। हार्डिंग सेकंड के समय में ये दिल्ली दरबार वाला आयोजन होता है, जॉर्ज पंचम की ओर से घोषणा होती है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। अभिनव भारत संगठन जो है इसके द्वारा रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए कुछ लोग गए थे। तो ये कौन थे? पीएम वापट थे, साथ में कुछ सहयोगी भी थे, लेकिन वो मूल रूप से यही थे। तो इनको भेजा कहाँ पर गया था? ये रूसी क्रांतिकारियों से ये कला सीखने गए थे कि भाई बम बनाना सीख लेंगे, लेकिन गए कहाँ पर ये बताइए। ये बर्लिन जाते हैं, पेरिस जाते हैं, जर्मनी जाते हैं या फिर वैंकूवर जाते हैं, बताइए। तो अब इसे अगर आपने ध्यान से देखा तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा बी वाला। ये पेरिस जाते हैं, ठीक है, पेरिस जाते हैं और वहाँ से बम बनाने की कला सीख कर आते हैं और इन्हें पीएन वापट कहा जाता है, लेकिन इनका पूरा नाम है पांडुरंग महादेव वापट, ठीक है। पीएम वापट जो है ये इनका शॉर्ट नाम भी आप कहीं कहीं देखते हैं। तो इसमें से आप पेरिस को चुन लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 को देखें। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें कि 1882 में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। नहीं तो उससे पहले ये माना जाता था कि किसी भी जर्नलिस्ट को सजा नहीं हो सकती, क्योंकि उसका काम ऐसा तो है नहीं, लेकिन इनके उत्तेजक लेखों की वजह से इन्हें सजा होती है, ऐसा इसमें कहा गया। और 1896-97 के टाइम में संपूर्ण महाराष्ट्र में टैक्स नहीं देने का आंदोलन चलाया गया था, ये भी एक सूचना है। मांडले जेल जो कि बर्मा में है, इसमें इन्होंने अपनी पुस्तक गीता रहस्य, यानी बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक गीता रहस्य को इस जेल में बैठकर लिखा था। अब ये बताइए कि इसमें से बाल गंगाधर तिलक के बारे में गलत इंफॉर्मेशन कौन सी है? प्रश्न संख्या 17 को आपने देखा ध्यान से,
और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो इसमें डी हो जाएगा। अब डी को हमने इसलिए चुना है, आप भी जानते हैं कि इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सभी सही है। ये गीता रहस्य पुस्तक जो है ना, ये जेल में बैठ के उन्होंने लिखी थी, और ज़्यादातर अच्छी किताबें जो उस जमाने की थी वो कारावास की अवधि के दौरान ही लिखी गई थी, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्योंकि जेल में वो खाली बैठे रहते थे, क्रांतिकारियों के पास कोई खास काम नहीं होता था, सरकार उन्हें बंद करके रखती थी, तो उनकी जो बौद्धिकता थी वो केंद्रित हो जाती थी और अपने अनुभवों और अपनी जितनी भी संघर्ष गाथा है उसको वो किताब में लिखते थे। इसके बाद हम यहाँ डी वाले विकल्प को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वायसराय लॉर्ड कर्जन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी कि औरंगजेब की तरह तुम भी दकियानूस और एकदम कट्टरपंथी हो? तो ये किसने कहा था? ये गोपाल कृष्ण गोखले का कथन था, या फिर जवाहरलाल नेहरू का कथन था, या वल्लभ भाई पटेल ने कहा था? और डी वाला ऑप्शन भी दिया है तो उसे भी देख लीजिएगा। फिलहाल इसमें उसकी नौबत नहीं आएगी, हम गोपाल कृष्ण गोखले को ही चुन सकते हैं। ठीक है, ऊपर ही दिया है। उन्होंने कहा था कि लॉर्ड कर्जन जो है ये मुगल सम्राट औरंगजेब की तरह है। हालांकि ये विचार बहुत ठीक नहीं है। कर्जन तो सिर्फ एक कठपुतली था, पीठ पीछे जो ब्रिटिश हुकूमत अपनी अंगुलियां घुमा रही थी ना, उसकी वजह से ये सब हो रहा था। ऐसा थोड़े ही है कि ब्रिटेन की मर्जी के खिलाफ कर्जन ने फैसला ले लिया और बंग भंग कर दिया या तमाम अपने काम किए थे। उसे जैसा ऑर्डर मिलता था वैसा वो करता था। इसके बाद 19वें नंबर के प्रश्न को देखिए। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कहाँ पर घोषित किया था? ये जगह आपको बतानी है। कौन सा अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, देखकर बताइए। तो पूर्ण स्वराज्य का जो ऐतिहासिक लक्ष्य यहाँ तय किया गया था और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के तौर पे मनाने की घोषणा भी की गई थी। ये ऐतिहासिक था अपने आप में, और ये लाहौर अधिवेशन था, रावी के तट पे होता है, और ये 1929 का था। तो लाहौर वाले ऑप्शन को आप इसमें से चुन लेंगे। रावी की शपथ के नाम से वहाँ पे ये जो लक्ष्य है इसे माना जाता था। इसके बाद 20वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, MK गांधी, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन वाले सेशन की अध्यक्षता की? एकमात्र अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी, वो कौन सा था? ये गुवाहाटी वाला था, काकीनाडा वाला था? समय भी साथ में दिया है, लेकिन स्थान से ही आप पहचान सकते हैं। बताइए इसमें से कौन सा होगा? पहचानना आसान है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। बेलगाम अधिवेशन था ये, और ये 1924 में होता है। एकमात्र यही ऐसा अधिवेशन था जिसमें कि गांधी जी अध्यक्ष बने थे। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। बकाश्त आंदोलन जो है वो 1936 यानी 1936 में स्टार्ट होता है। बकाश्त मूवमेंट या बकाश्त आंदोलन जो है इसकी शुरुआत होती है बिहार से। ठीक है, प्रदेश कौन सा था? बिहार। और लगान में वृद्धि के खिलाफ ये चल रहा था, मतलब जो टैक्स या रेंट जो पीजेंट थे उनसे वसूला जाता था, तो उसी के खिलाफ इसको चलाया जा रहा था। बकाश्त शब्द भी उसी से जुड़ा हुआ है। अब इसमें आप बताइए कि सही कौन सा है। तो 21 को आप देख रहे हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, क्योंकि पहला दूसरा जो है वो दिया हुआ है इसमें। ठीक है, पहला दूसरा सही दिया हुआ है। बाकी जो है इंफॉर्मेशन ये असल में लगान में वृद्धि के खिलाफ नहीं था। बकाश्त आंदोलन जो था ये जमींदारों की नीतियों के खिलाफ था। हालांकि मामला जो है वो लगान से कहीं ना कहीं जाकर चिपक जाता है, लेकिन जो मूल वजह थी उसको हमें चुनना है। तो इसमें देखें, जमींदारों की जो पॉलिसी थी उसमें लगान वृद्धि, अत्याचार, तमाम चीज़ें आती हैं, जमीन हड़पना, ये सब दादागिरी, तो उसके खिलाफ इसको चलाया गया था। इसमें पहला दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है, तीसरा वाला गलत है। इसके बाद 22 को देखते हैं। कौन सा जिला 1921-22 के दौरान पासी और अहीर जातियों के सदस्यों के नेतृत्व वाले एका आंदोलन से प्रभावित नहीं था? यहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रश्न में ही दे रखी है। देखिए आप, एका आंदोलन का जो समय है वो 1921-22 का है, और पासी और अहीर जातियां जो थी हिंदू समुदाय में, मतलब हिंदू धर्म में, तो उनके द्वारा इस आंदोलन को शुरू किया गया था। तो ये दो इन्फॉर्मेशन इसमें है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा क्षेत्र इससे प्रभावित नहीं था। अब इसमें यूपी के कुछ जिलों के नाम दिए हैं, और करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? अलीगढ़ होगा। अलीगढ़ इससे प्रभावित नहीं था, बाकी हरदोई, बाराबंकी और सीतापुर इससे जुड़ा हुआ था, मतलब इससे पूरी तरह से प्रभावित था। तो इसमें से हम अलीगढ़ को बाहर कर देते हैं। किराए में बढ़ोतरी के खिलाफ इसको चलाया जा रहा था। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह और 3 कठिया प्रणाली से तो आप परिचित हैं। अब ये नील आंदोलन जो था, इसमें कहाँ के नील बागान मालिकों के द्वारा इसे आरोपित किया गया था? मतलब ये जो 3 कठिया सिस्टम है, इसको किस नील बागान मालिकों ने शुरू किया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे, कि ब्रिटेन के रहने वाले थे? बताइए। नील बागान मालिकों का अत्याचार किसानों पर चल रहा था, और 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत उन्हें जबरदस्ती इंडिगो कल्टीवेशन के लिए मजबूर किया जाता था। तो बताएं कि ये कहाँ वाले थे जो कि ऐसा कर रहे थे? तो 23 को आप देखें, और इसका जो जवाब है वो इसमें हो जाएगा डी वाला। ठीक है, डी को अब हमने क्यों चुन लिया? आप तो ब्रिटिश को चुनने वाले थे, है ना? लेकिन सिर्फ ब्रिटिश नहीं, यूरोपीय। ठीक है, ये यूरोपियन थे, इसमें बहुत सारे यूरोपीय देश आ सकते हैं, सिर्फ ब्रिटेन नहीं। तो इसमें आप देखें, डी वाले विकल्प को चुन लीजिए। यूरोपीय नील बागान मालिक थे, और उनके द्वारा ये 3 कठिया प्रणाली जो है ये किसानों पर जबरदस्ती थोप दी गई थी।
प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं, बारदोली सत्याग्रह। ये किसके खिलाफ था जरा बताइए। अब इसमें कुछ कथन दिया हुआ है। तो बारदोली सत्याग्रह जो है ये उच्च जातियों के उत्पीड़न के विरुद्ध था, या बंबई सरकार जो है वो लगान की दर में 22% की वृद्धि कर दी थी और उसी के खिलाफ इसको चलाया जा रहा था, या जमीन खोने की संभावना किसानों के दिमाग में घुस गई थी तो किसान इसके खिलाफ उपद्रव कर रहे थे। आप ये बताइए कि बारदोली सत्याग्रह की असल वजह क्या थी। एक से ज़्यादा वजहें भी हो सकती हैं, इसलिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। 24 को आप देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा ए वाला। देखिए, पहली और दूसरी वजह जो है वो जायज़ है। कुनबी पाटीदार जो भूमि मालिक थे, किसानों और अछूतों के द्वारा ये बारदोली सत्याग्रह शुरू किया जाता है। इसमें मेहता बंधु और वल्लभ भाई पटेल ये राष्ट्रीय नेतृत्व के तौर पे गुजरात क्षेत्र के थे ही, तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व के तौर पे गांधी जी के प्रतिनिधि के तौर पे वहाँ जाते हैं और वहाँ इस आंदोलन को नेतृत्व देते हैं। तो कुल मिलाकर उच्च वर्ग का उत्पीड़न भी इसमें जिम्मेदार था और बंबई सरकार जो लगान की दर बढ़ा रही थी वो भी इसके पीछे विद्रोह की वजह थी। ये दोनों कारण थे जिसकी वजह से इस आंदोलन को चलाया जाता है। तो कुल मिलाकर इसमें से ए वाला जो ऑप्शन है वो सही होता है। और हाँ, बारदोली सत्याग्रह बहुत ही अच्छी सफलता के साथ सिद्ध होता है, मतलब इसके अंदर जितने भी लोग विरोध कर रहे थे उनकी मांग को माना जाता है। और यहाँ की महिलाएं ये सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को यहीं पर देती है। वल्लभ भाई पटेल पहले ही कहा जाता था और उसके बाद इन्हें सरदार की उपाधि मिल जाती है, तो वो बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी जाती है। इसके बाद 25 को देखते हैं। यहाँ गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तेभागा मूवमेंट जो है ये बर्गरदारी विधेयक पारित किया गया था, मतलब उसके खिलाफ था। इसमें देखें इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है, जो गलत है उसी को चुनकर बाहर करना है। अब यहाँ देखें इसमें संबंधित देखें तेभागा आंदोलन से संबंधित जो विधेयक है वो बर्गरदारी विधेयक है, पारित किया गया था। और उसके बाद पाबना कृषि विद्रोह जो है ये आपका बंगाल काश्तकारी अधिनियम इस समय पारित किया गया। पंजाब कृषक विद्रोह जो है इसमें पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया। ये जब बगावतें होती थी तो अंग्रेज सरकार कभी कभी इनकी मांगे मानने पर विवश हो जाती थी और बहुत सारे अधिनियमों को पास करना पड़ता था, कभी इनके खिलाफ कभी इनके पक्ष में। तो अब ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। 25 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका डी होगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देखिए 1885 का जो समय है बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया जाता है, पाबना कृषि आंदोलन से इसका संबंध था। और पंजाब कृषक विद्रोह का जो संबंध है वो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम से है, सन 1900 में पारित किया गया था। तो इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ना वो गलत नहीं है। भारत में महात्मा गांधी की प्रारंभिक गतिविधियों से संबंधित जो गलत विकल्प है उसका चयन आपको करना है। तो चंपारण सत्याग्रह ये पहली सामूहिक हड़ताल के तौर पे सामने आता है और अहमदाबाद मिल हड़ताल में पहली भूख हड़ताल गांधी जी करते हैं। खेड़ा सत्याग्रह में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग दिखाई देता है। रॉलेट सत्याग्रह में पहली बार असहयोग का प्रयोग गांधी जी के द्वारा किया जाता है। तो ये सारी सूचनाएं यहाँ पर दी हुई हैं। अब ये बताइए कि इसमें से गलत मिलान कहाँ पर किया गया है। 26 को आप देख रहे हैं और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बी हो जाएगा। ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वाला जो है पहली हंगर स्ट्राइक यहाँ पर दिया हुआ है, ये सही दिया है, ठीक है। ये बी वाला ऑप्शन ही सही दिया है, बाकी सब गलत है। चंपारण सत्याग्रह में पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग दिखाई देता है 1917 में। और खेड़ा सत्याग्रह ये 1918 वाला पहली बार असहयोग की झलक वहां पर दिखती है। रॉलेट सत्याग्रह में पहली बार सामूहिक हड़ताल का जो चिन्ह है वो दिखाई देता है, गांधी जी के सारे कार्यक्रम थे तो इन्हें हमने देखा, इसमें सिर्फ बी वाला सही था। प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। साइमन कमीशन के बारे में गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसकी नियुक्ति होती है 1927 में। माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में आता है और उसी समय ये तय किया जाता है कि अगले 10 साल तक इसे देखा जाएगा कि ये कैसे क्रियान्वित हो रहा है और उसके बाद एक कमीशन गठित किया जाएगा जो कि इस पूरे मामले की समीक्षा करेगा कि ये जो माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था इसके अंतर्गत लाए गए नियम कितने कारगर सिद्ध हुए, ठीक है। और भारतीयों के जितने भी राजनीतिक पहलू हैं उनकी भी जांच पड़ताल करेगा। तो अंत में 10 साल से पहले ही साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। विरोध इसलिए होता है क्योंकि जितने भी सदस्य थे सभी यूरोपीय थे। तो अब आप देखें कि 1927 में ये गठित होता है। इसमें कुल 7 सदस्य थे, है ना। और 3 फरवरी 1928 को ये मुंबई पहुंचता है और प्रचंड विद्रोह इसका होता है। तो 27वां प्रश्न आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका डी होना चाहिए क्योंकि कुछ भी गलत नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सब सही है। जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये 7 सदस्यीय आयोग गठित होता है। सारे सदस्य जो थे वो यूरोपीय थे, कोई भी भारतीय नहीं था और मामला था भारतीयों का, तो इसीलिए विरोध हो रहा था। लेकिन अंत में परिणाम कुछ खास नहीं निकलता है। सारे विद्रोह के बावजूद गोलमेज सम्मेलन इसी की रिकमेंडेशन के आधार पर होते हैं और अंत में जो फैसले लिए जाते हैं वो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें शामिल किए जाते हैं और बाद में उसके जितने आर्टिकल थे आधे से अधिक उठा के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए गए। तो अंत में साइमन कमीशन आ तो गया ना अपने संविधान के अंदर। इसके बाद प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं।
यहाँ आप देखें पहले ही कौन से देश का, मतलब किस देश के ये नागरिक हैं, समाजवादी नेता है, इनका नाम है हिडमैन, किस देश के रहने वाले हैं वो आपको बताना है। और इन्हीं के सुझाव पर इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की जाती है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कौन से समाजवादी नेता के सुझाव पर की जाती है, ये भी पूछा जा सकता है, तो आप हिडमैन को याद रखेंगे, लेकिन ये कौन से देश के रहने वाले थे वो बताइए। तो 28 को आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी होगा। ये ब्रिटिश समाजवादी नेता थे। हालांकि समाजवाद का जब नाम आता है तो हम रूस की तरफ मुड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश होगा, बी वाला ऑप्शन सही है। इंडियन होम रूल सोसाइटी ये 1905 की है, लंदन में स्टैब्लिश होती है। और हाँ, इसके फाउंडर कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा। इसके बाद 29 को देखते हैं भाई। अब यहाँ देखें, भारतीय क्रांति की जननी, ये किसको कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी यानी मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, ये किसके लिए जो संबोधन है वो इस्तेमाल होता है? विजय लक्ष्मी पंडित हैं, एनी बेसेंट हैं, भीकाजी कामा हैं और सरोजिनी नायडू हैं। 29 को आप देख रहे हैं और करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये मैडम भीकाजी कामा है, इसमें सी वाला ऑप्शन हमने चुन लिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। पहला राष्ट्रीय ध्वज कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर पर कब फहराया गया था? ये पहला राष्ट्रीय ध्वज था, फहराया जाता है, उसकी तारीख आपको बतानी है। जगह बता दिया है, जगह भी पूछी जा सकती है, तो वो आप देखें। अब ये जो 30वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 7 अगस्त 1906 की तारीख थी और इसे जो पारसी बागान स्क्वायर था वहाँ पे फहराने का काम होता है। तो इसमें से हम चुनेंगे किसको? डी वाले विकल्प को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार करजन वायली कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? करजन वायली जो था ये राजनीतिक सलाहकार था। अब ये बताइए कि इसको मारा किसने? इसमें मारने वाले व्यक्ति यानी क्रांतिकारियों का नाम दिया है और इसका जो सही जवाब है 1 जुलाई 1909 की ये घटना है। ठीक है, लंदन में होती है। मदन लाल ढींगरा जो है ये इस राजनीतिक सलाहकार करजन वायली को गोली मारकर खत्म कर देते हैं। तो इसमें मदन लाल ढींगरा का नाम ऊपर ही दिया है, आप ए वाले ऑप्शन को चुन सकते हैं। 32वें प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन 1913 में गठित गदर पार्टी के अध्यक्ष थे? गदर पार्टी के प्रेसिडेंट का नाम आपको बताना है और ये बता दिया है कि पहले विश्व युद्ध के दौर में 1913 में गठित हुई थी। तो आप बताएं, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना या दोनों या फिर कोई नहीं? 32वां प्रश्न करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। सोहन सिंह भाकना के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि स्थापना किसने की थी, सिर्फ अध्यक्ष का नाम पूछ रहा है, तो आप सोहन सिंह भाकना को चुनेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो इसके संस्थापकों में लाला हरदयाल का नाम आता है। ठीक है, लाला हरदयाल जो है वो इसके फाउंडर थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर 1910 में बंगाल के पुलिस उपाधीक्षक थे और खुफिया अधिकारी, ये शमशुल आलम इनका नाम था, तो इनकी हत्या का आरोप लगा था। किसके ऊपर लगा था उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है और साथ में ये भी बताना है कि हावड़ा षड्यंत्र केस के अंतर्गत उन पर मुकदमा भी चलाया गया था। तो ये क्रांतिकारी कौन थे जिन्होंने कि शमशुल आलम की हत्या भी की थी और इन पर मुकदमा भी चल रहा था? इसमें बारेंद्र कुमार घोष का नाम है, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी हैं, सचिंद्र नाथ सान्याल हैं और प्रफुल्ल चंद्र चाकी हैं। तो 33 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी हो जाएगा। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी का नाम आप चुनेंगे। 1910 में इन्होंने हत्या की थी, हत्या का आरोप लगा था। हत्या की थी या नहीं की थी वो सिद्ध नहीं हो पाया, लेकिन अंग्रेज जबरदस्ती सिद्ध करते थे। बाकी हावड़ा षड्यंत्र केस का जो मुकदमा है वो इनके ऊपर चल रहा था, तो बी वाले ऑप्शन को हम इसमें से चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1908 में गठित यूनाइटेड इंडिया हाउस के संस्थापक थे? यूनाइटेड इंडिया हाउस के संस्थापक इसमें से कौन थे? तारकनाथ दास थे या जीडी कुमार थे या सचिंद्र नाथ सान्याल थे? इसमें 3 अलग अलग व्यक्तियों के नाम दिए हैं और 34 को आप देख रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? पहला, दूसरा, ए वाले ऑप्शन को हमने चुना। 1908 में ये गठित होती है, तो समय भी पूछा जा सकता है। और हाँ, इसकी स्थापना होती है सिएटल में, सिएटल यानी अमेरिका की बात हो रही है। इसके बाद 35 को देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कमेटी का गठन किया था जिसे कि तहकीकात समिति कहा जाता है। और इसमें कौन समिति का अध्यक्ष था उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो पुपुल जयकर का नाम है, इसके अलावा मदन मोहन मालवीय हैं, मोतीलाल नेहरू हैं और CR दास हैं। इसमें से देखकर बताइए। 35 को देखिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। ये मदन मोहन मालवीय हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कमेटी होती है उसमें ये अध्यक्ष के तौर पे आते हैं और बाकी इसमें जो सदस्य हैं महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, पुपुल जयकर, CR दास, ये सारे लोग शामिल रहते हैं। लेकिन अध्यक्ष का नाम पूछा है तो हम मालवीय जी को चुनेंगे। इसमें से जो बी वाला विकल्प है वो सही है। 36 को देखते हैं। किसकी स्थापना 19वीं शताब्दी में हुई थी? अब ये बताइए। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम जो है उसकी स्थापना होती है। ये ध्यान दीजिएगा कि 19वीं शताब्दी की बात हो रही है। साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन जो है वो स्थापित होती है 19th सेंचुरी में।
या नायर सर्विस सोसाइटी स्थापित होती है, या इंडिगो कमीशन को बैठाया जाता है ये 19th सेंचुरी में। इसमें देखकर बताइए कि कौन सी ऐसी संस्था है जो कि 19वीं शताब्दी में स्टैब्लिश हुई थी। 36 को आप देखें। अब इसमें आपको डेट मालूम होनी चाहिए, तो डी वाले विकल्प को चुन लें। नील आयोग जो है, इंडिगो कमीशन, इसको 19वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। 1860 की इसकी स्टैब्लिशमेंट है। बाकी जितने हैं वो 20वीं शताब्दी के हैं। 1902, 1903 ये नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना होती है। और इंडियन लिबरेशन फेडरेशन जो है, इसकी स्थापना 1916 में होती है। 1914 में नायर सर्विस सोसाइटी पद्मनाभ पिल्लई के द्वारा स्टैब्लिश की जाती है। तो इसमें जितनी भी हैं वो बाकी 20वीं शताब्दी की हैं। सिर्फ 19वीं शताब्दी का कौन सा है? ये इंडिगो कमीशन। इसके बाद 37 को देखते हैं। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड मेयो जो है, इनके समय में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना होती है। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में डूरंट कमीशन स्टैब्लिश होता है। डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और कैनिंग के समय में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाई कोर्ट स्टैब्लिश होते हैं। आप ये बताइए कि कौन सा गलत है? तो गलत इसमें अगर आप देखें तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो गलत है। लॉर्ड कैनिंग के समय में ये स्टैब्लिशमेंट नहीं होती है, बल्कि जॉन लॉरेंस के समय में 1865 की ये बात है, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो इसमें से डी वाले ऑप्शन को हम बाहर कर देते हैं, बाकी चीज़ें सही हैं। 38वें प्रश्न को देखते हैं। भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1927, बहिष्कृत भारत वही समय है 1927, भारत समता संघ का भी वही समय है और महाड़ सत्याग्रह का भी वही समय है। तो अब ये बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है। सबकी एक ही तारीख दे रखी है और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऊपर वाला जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा वाला है वही गलत है, वो 1924 का है, जबकि यहाँ पे 27 दिया है। बाकी जितने भी हैं वो सभी सही हैं। तो इसमें से हम ऊपर वाले ऑप्शन को यानी ए वाले विकल्प को चुनते हैं। यहाँ पर कितना होना चाहिए? 24 होना चाहिए। इसके बाद 39 को देखिए। यहाँ पर क्रोनोलॉजी इसकी अरेंज करनी है। तो नादर महाजन संगम है, इसके अलावा अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग है, जाति निर्धारिणी सभा है और माहिष्य कमेटी है। इसमें से आपको बताना है कि क्रम कौन सा होगा। 39 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। बी के हिसाब से इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। मतलब ये है कि नादर महाजन संगम जो है ये 1910 में स्टैब्लिश होता है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग जो है इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है 1932 में। जाति निर्धारिणी सभा जो है इसकी स्थापना होती है 1897 में और माहिष्य कमेटी का गठन होता है 1901 में। तो ऐसे अगर हम व्यवस्थित करेंगे तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। 40वें प्रश्न को देखते हैं। जस्टिस पार्टी मूवमेंट की स्थापना से कौन संबंधित नहीं है? तो टीएम नायर का नाम है, त्यागराज चेट्टी का नाम है, सीएन मुदलियार का नाम है और इसमें से कोई नहीं का भी ऑप्शन दिया हुआ है। 40वें प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा। कौन सा इसकी स्थापना से संबंधित नहीं है वो पूछ रहा था, तो हम इसमें से जो डी वाला ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं वाला उसको चुन लेते हैं। असल में जस्टिस पार्टी मूवमेंट जो है ये 1916 का है, मद्रास में इसकी शुरुआत होती है। टीएम नायर, पी त्यागराज चेट्टी और सीएन मुदलियार इन्हीं के नेतृत्व में तो ये शुरू होता है। तो सभी का नाम दिया है, इसलिए हमने डी को चुन लिया। प्रश्न संख्या 41 को देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में यहाँ जो कथन दिए हुए हैं कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो आज़ाद हिंद फौज की इन्होंने स्थापना की थी, ऐसा दिया है। इंडिपेंडेंस लीग की इन्होंने स्थापना की थी और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। साथ में डी वाला ऑप्शन दिया है कि 22 सितंबर 1942 को शहीदी दिवस मनाया गया था। अब ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। 41 को आप देख रहे हैं, डी वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत है। ठीक, डी वाले विकल्प को हम चुनकर बाहर कर देते हैं, बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सही है। 1943 का समय है आज़ाद हिंद फौज का, सिंगापुर में स्थापना होती है और 1927। अब ये नहीं मतलब है कि आज़ाद हिंद फौज को नए सिरे से शुरू किया जाता है। एक सेना का जो सेना की टुकड़ी है वो तो पहले से ही वहाँ रहती है, जापान का सपोर्ट मिलता है और ये दिमाग बहुत सारे लोग ये विचार बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा था। लेकिन नेताजी उस संगठन को एक नई दिशा देते हैं और वहीं से आज़ाद हिंद फौज एक पूरे रूप में सामने आती है। तो स्थापना की बात इसीलिए की गई, वो ठीक है। इसके अलावा 1927 में धारा असेंबली कमेटी का चुनाव लड़ा और इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया, ये बात ठीक है। इसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक का आप देख रहे हैं, कांग्रेस से जब मतभेद गांधी जी से हो गया कांग्रेस के अंदर, तो उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो सारी चीज़ें सही है, लेकिन डी वाला गलत है। 22 सितंबर 1944 का समय, 22 सितंबर 1944 का ये समय है और उस समय ये शहीदी दिवस मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये मनाते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पर 44 होना चाहिए था। इसके बाद प्रश्न संख्या 42 को देखते हैं। किसने 1942 में आयोजित बैंकॉक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। 42 को आप देख रहे हैं और करेक्ट आंसर इसका इसमें से कौन सा होगा? रास बिहारी घोष हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे रास बिहारी बोस, ठीक है। रास बिहारी बोस के द्वारा बैंकॉक सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी और ये समय है 1942 का। 14 जून से लेकर 23 जून 1942 तक इसे आयोजित किया जाता है
और बैंकॉक में इसका आयोजन होता है, वो नाम से क्लियर हो रहा है। इसके बाद प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने कि 1923 में संयुक्त रूप से कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? अब इसमें से आप नाम बताइए। मोतीलाल नेहरू हैं, चित्तरंजन दास हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं और बाल गंगाधर तिलक हैं, और ये समय है 1923 का। तो अब देखकर बताइएगा कि इसमें से कौन से व्यक्ति थे। तो 43 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? ए वाला होना चाहिए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। इसमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी की मृत्यु 1923 से पहले ही हो चुकी थी, तो इसमें से आप किसको चुनेंगे? पहले दूसरे को ही चुनेंगे, ठीक है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास यानी CR दास के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया जाता है, और मोतीलाल नेहरू इसमें सचिव के तौर पे काम करते हैं और चित्तरंजन दास जो है वो अध्यक्ष के तौर पे काम करते हैं। प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे काकोरी षड्यंत्र के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी? काकोरी कांड जो था, इसके बाद क्रांतिकारियों का दस्ता बिखर जाता है, और इसमें से आजीवन कारावास किसको सुनाया गया था वो बताइए। तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो थी उसका परिणाम क्या होता है? इसमें कुछ लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, कुछ लोगों को जेल में हमेशा के लिए ठूस दिया जाता है। बचते हैं चंद्रशेखर आजाद, जो कि मतलब बच जाते हैं अंग्रेजों की निगाह से। उनका वैसे भी था कि हम जीवित पकड़े नहीं जाएंगे, मरेंगे तो अपनी ही गोली से मरेंगे। तो कुल मिलाकर ये अंग्रेजों के हाथ नहीं आते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, और जब अकेले पड़ जाते हैं तो ये अपने संगठन को मजबूत करने के लिए फिर भगत सिंह को इन्विटेशन देते हैं। तो जो HRA था यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, वो एक नए रूप में सामने आता है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है। तो कुल मिलाकर काकोरी षड्यंत्र जो था एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब इसमें आप बताइए कि किसको आजीवन कारावास सुनाया गया था। तो आजीवन कारावास का मतलब यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सेलुलर जेल था वहाँ भेज दिया गया। इसमें सचिंद्र बख्शी थे और शचींद्र नाथ सान्याल थे। तो इसमें से आप चुनेंगे किसको? सचिंद्र बख्शी को चुनेंगे, ठीक है। सी वाला ऑप्शन इसका सही होता है। और इसमें कुछ लोगों को फांसी भी सुनाई गई थी, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सभी। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, अब काकोरी के बाद वाली घटना है, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन तो पहले से ही चल रही थी। अभी जो पीछे आपने क्रांतिकारियों के नाम देखे हैं वो सब इससे जुड़े हुए थे। अब बाद में इसका एक नया रूप सामने आता है। तो 45 को अगर आप देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। दिल्ली में इसकी स्थापना होती है, और इसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर और जोगेश चंद्र चटर्जी, ये सब लोग शामिल होते हैं। फिरोज शाह कोटला में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। तो इसमें से आप दिल्ली वाला जो ऑप्शन है उसे चुनते हैं। प्रश्न संख्या 46 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि कालानुक्रम कौन सा सही होगा? तो काकोरी षड्यंत्र है, सैंडर्स को मार दिया जाता है, केंद्रीय असेंबली जो है सेंट्रल असेंबली दिल्ली की, वहाँ पे बम फेंका जाता है, और बम जो है किसी को मारने के उद्देश्य से नहीं फेंका जाता है। चटगांव आर्मरी रेड होती है। ये सारी घटनाओं के नाम दिए हैं, आपको व्यवस्थित करना है। तो आप देखें अगर इन्हें व्यवस्थित करने के लिहाज से, तो 1925 का है काकोरी षड्यंत्र। सैंडर्स को मारा जाता है, वो समय था 1928 का, और सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाता है, वो समय था 1929 का। क्रांतिकारी जो है वो बम फेंकते हैं, भारत माता की जय और इंकलाब का नारा लगाते हैं, वहाँ से फरार नहीं होते हैं बल्कि गिरफ्तारी देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और चटगांव आर्मरी रेड, ये मास्टर सूर्य सेन का जो काम था, ये होता है 18 अप्रैल 1930 को। तो इस हिसाब से अगर आप अरेंज करेंगे तो इसका जो परफेक्ट अरेंजमेंट है वो बी वाला है, ठीक है। ये पहले से ही व्यवस्थित है, इसमें कुछ नहीं करना था। इसके बाद 47 को देखते हैं। यहाँ आप देखें 14 जुलाई, और समय कौन सा था, सन कौन सा था? वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक होती है और भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित होता है। सारे उपाय करके लोग हार जाते हैं, तो अंत में एकदम करो या मरो पर टूट पड़ते हैं। तो ये कौन सा समय था बताइए? भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हो रहा है। प्रश्न आसान है, आराम से आप उत्तर दे सकते हैं। ये भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1942 में होती है। तो यहाँ आप देखें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 48। गांधी जी ने अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च 12 मार्च, दांडी मार्च का मतलब दांडी यात्रा, 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से अपने कितने चयनित अनुयायियों के साथ शुरू किया था? इनके साथ पूरी एक टोली थी, तो टोली में कितने मेंबर थे, उनकी संख्या आपको बतानी है। उसकी तारीख दे दी है, दांडी मार्च की शुरुआत कब की जाती है। तो 48 को आप देख रहे हैं, और करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गांधी जी के जो अनुयायी थे उनकी संख्या थी 78। कई जगह मतलब जगह जगह से लोग आए हुए थे, और इसमें 6 अप्रैल 1930 को ये समाप्त होता है। तो कुल मिलाकर इसमें से हम सी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं, 78। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 49। पूछा गया कि गलत कौन सा है? भारत स्त्री मंडल जो है ये इलाहाबाद में स्टैब्लिश होता है, भारत धर्म महामंडल पूना में, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये बम्बई में स्टैब्लिश होती है, और विमेंस एसोसिएशन जो है ये मद्रास में। तो इसमें आप ये बताइए कि गलत कौन सा है? यहाँ स्थापना का जो स्थान है वो दिया हुआ है। 49 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। भारत धर्म महामंडल ये पूना में स्टैब्लिश होता है, यही वाला गलत दिया है,
ठीक है। धर्म महामंडल की स्थापना कहाँ पे होती है? धर्म नगरी में होगी। धर्म नगरी मतलब बनारस, तो बनारस में होती है और 1902 में होती है। ठीक, तो इसमें 1902 वाला ऑप्शन, समय हालांकि नहीं दिया है तो आपको पता होना चाहिए, 1902 में होती है और बनारस में होती है। वेन्यू इसका बनारस। बी को चुना, ये गलत है। इसके बाद 50वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। कालानुक्रम में आपको अरेंज करना है। गांधी इरविन समझौता होता है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है, अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है और CR फार्मूला ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा दिया जाता है। ये सारी चीजें हैं। अब बताइए कि इनका क्रम कौन सा होगा। तो 50वां प्रश्न आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें देखें, कोई हेर फेर आपको नहीं करना था, ये पहले से व्यवस्थित है। सी वाले ऑप्शन को इसमें चुन लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मतलब ये है कि गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में और उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जाने के लिए राजी हो जाते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में होती है। अगस्त ऑफर का जो समय है वो 1940 का है और CR फार्मूला जो है वो 1944 का है। विभाजन रोकने की हर संभव कोशिश की जाती है। तो ऐसे यहाँ पर हमने इस प्रश्न को कंप्लीट किया है। इसका जो करेक्ट आंसर था वो सी था। और ऐसे बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिलते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।